हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएल जेई या फिर किसी भी स्टेट के जेई के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस आपके हैं वो पावर सिस्टम के हैं। और पावर सिस्टम में बेसिकली अगर हम बात करें तो पावर सिस्टम में आपके ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हैं एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, किसके हैं? ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोटेक्शन। तो वीडियो आपका लगभग ठीक ठाक रहेगा। आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और क्वेश्चन का लेवल भी देखिए। और प्लीज़ यार वीडियो को ना शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के संग, ताकि वो भी इसका एडवांटेज उठा सकें। और क्वेश्चन बहुत ही अच्छे रहेंगे, ठीक है। और हाँ, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं लिंक में डाल दूंगा, अपना कमेंट लिंक में। आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो इस बुक का पीडीएफ। आप ये बुक पढ़ोगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि कितनी अच्छी बुक है। जेई लेवल के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कितने अच्छे क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि द हायर द वोल्टेज इन द ट्रांसमिशन लाइन द करंट विच विल फ्लो थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन फॉर ए गिवन पावर टू बी ट्रांसमिटेड विल बी। यानी संचरण लाइन में वोल्टेज की मात्रा जितनी अधिक होगी, धारा जो दी गई ऊर्जा के लिए संचरण लाइन के माध्यम से प्रभावित होगी वह होगी। अब देखिए, पूछा गया है कि अगर पावर को कांस्टेंट रखा जाए, ठीक है, अगर पावर को कांस्टेंट रखा जाए तो अगर आप वोल्टेज को क्या कर रहे हो, हाई कर रहे हो। अब सेम पावर के लिए ठीक है, सेम पावर के लिए जो करंट होगी वो कितनी होगी, यही आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले इन तीनों के बीच में, यानी पावर, वोल्टेज और करंट, इन तीनों के बीच में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। तो इनका रिलेशन अगर आप देखोगे तो P बराबर होता है V इंटू आई। अब कह रहा है कि जो पावर है इसको आपने रख दिया है कांस्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है कि पावर को आपने क्या रख दिया है, कांस्टेंट रख दिया है। तो फिर वोल्टेज आप अधिक मात्रा में यूज कर रहे हो, वोल्टेज जो है वो अधिक है। तो आप ध्यान समझिए कि अगर P बराबर V इंटू आई है तो I बराबर क्या होगा, P अपॉन V। P इज कांस्टेंट, ये क्या है, ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो V आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। P कांस्टेंट है, P को कांस्टेंट रखने के लिए आपको I को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। I को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यानी वोल्टेज की मात्रा अगर ज़्यादा है, P को कांस्टेंट रखना है तो I को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यानी कि अगर हायर वैल्यू है वोल्टेज की तो करंट की वैल्यू कैसी होगी, लोअर वैल्यू की होगी। क्लियर है आपका? चलिए, तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे कि जो ऑप्शन होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी यानी लोअर, ठीक है। अब देखिए, आप देख सकते हैं फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला आप है ये आप निकालते हैं एसी सर्किट के लिए, जब P बराबर हम क्या लिखते हैं, वी आई कॉस, ठीक है, जहाँ पे हमको पावर फैक्टर भी पता रहता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से अगर आप देखेंगे तो इससे आपको साफ साफ पता चल रहा है जो आई है प्रोपोर्शनल है कॉस फाई के और वोल्टेज के, एंटी प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शनल नहीं एंटी प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इससे क्लियर है कि V अगर आप ज़्यादा रखते हो तो I आपका कम होगा, ठीक है। अगर I कम होगा तो आई स्क्वायर आर जो लॉसेस है वो भी क्या होगा, कम होगा। धारा का मान हम क्या करते हैं, धारा का मान कम रखने से चालक की मोटाई, आयतन और भार कम हो जाएगा। जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन आया था उसके ऊपर मैंने ये डिस्कशन किया था कि कैसे कम हो जाता है, ठीक है। जितना ज़्यादा वोल्टेज रहेगा जो तार की मोटाई होती है वो आपकी कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो J बराबर होता है I अपान ए, ठीक है। तो I बराबर जो होगा वो होता है J इंटू ए। यानी कि किसी चीज़ की, अब देखिए करंट कम है तो इसका मतलब कार मतलब कि जो वायर है उस वायर की मोटाई भी कम होगी, उसका क्षेत्रफल भी कम होगा। अब जो चीज़ मोटाई नहीं है तो उसका भार भी कम होगा। अगर भार कम होगा तो एक चीज़ आप समझते हैं, सैग पढ़ा होगा झोल, तो सैग भी आपका क्या हो जाएगा, कम। तो यानी जितना पतला वायर होगा उतना झोल कम होगा, यानी सैग उसमें कम होगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीरीज कैपेसिटर इन ट्रांसमिशन लाइन आर ऑफ लिटिल यूज्ड वेल। अब बताइए, सीरीज कैपेसिटर हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में बहुत कम उपयोगी होते हैं जब, कब? देखिए, द लोड VAR रिक्वायरमेंट इज स्मॉल, द लोड VAR रिक्वायरमेंट इज लार्ज, द लोड VAR रिक्वायरमेंट इज फ्लैक्चुएटिंग, नन ऑफ दिस। अब आपको इसका बताना है कि क्या करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर बताना है इसका कि जो सीरीज कैपेसिटर है आपको ट्रांसमिशन लाइन के लिए बहुत कम यूज मतलब चाहिए होगा, जब बहुत कम होगा तो कौन सा करेक्ट होगा। तो आप देखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्यों? क्योंकि देखिए सीरीज कैपेसिटर बहुत
अब देखिए, अगर ध्यान से आप एक्सप्लेनेशन देखें तो ध्यान से समझिएगा कि संचरण लाइन यानी ट्रांसमिशन लाइन में सीरीज कैपेसिटर बहुत कम उपयोगी होते हैं जब भार VAR की आवश्यकता कम होती है। यानी वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर की मात्रा अगर जब भार को यानी जो लोड है उसको कम रिक्वायरमेंट होगी, तब हमारे पास जो सीरीज कैपेसिटर है इसका उपयोग बहुत कम होगा। ठीक है, जब VAR यानी कि वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर की आवश्यकता अधिक हो जाए तो शंट कैपेसिटर अधिक उपयोगी होते हैं। ध्यान समझिएगा, यानी कि सीरीज कैपेसिटर आपका तब इस्तेमाल होता है जब आपको लोड की, ठीक है, जैसे ट्रांसमिशन लाइन है आपकी, ये आपकी लोड साइड है, तो सीरीज कैपेसिटर आपको तब रिक्वायरमेंट होगी जब लोड की VAR रिक्वायरमेंट कितनी होगी, बहुत ही स्मॉल होगी। लेकिन अगर लोड की यानी कि लोड की VAR रिक्वायरमेंट क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो फिर हम सीरीज कैपेसिटर ना यूज करिए, कौन सा कैपेसिटर लगाते हैं, शंट कैपेसिटर। ठीक है, शंट कैपेसिटर यूज करते हैं। अब देखिए कैपेसिटर का काम क्या है, तो कैपेसिटर का कार्य शक्ति गुणांक को बढ़ाना है, यानी जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर के इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं। अब देखिए संचरण लाइन यानी लोड यानी संचर यानी ट्रांसमिशन लाइन का पावर फैक्टर सुधार करने के लिए कैपेसिटर बैंक का उपयोग किया जाता है, जो कि नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो आप जानिए कि जो शंट कैपेसिटर है, शंट कैपेसिटर बेसिकली यूज ही होता है किसके लिए, लोड पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। याद रखिएगा इसको कि लोड पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग शंट कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर ए 3 फेज लोड बैलेंस कंडीशन ईच फेज हैज़ द सेम वैल्यू ऑफ क्या, इम्पिडेंस, रेजिस्टेंस, पावर फैक्टर। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अब देखिए, अब 3 फेज है और कंडीशन कैसी दे रखा है, बैलेंस कंडीशन, तो सभी फेज में जो सेम वैल्यू की होगी तो क्या क्या उसका इम्पिडेंस यानी प्रतिबाधा जो है वो सेम होगा। तो जी हाँ, अगर बैलेंस कंडीशन है तो हर एक फेज का जो इम्पिडेंस होगा वो सेम होगा। अगर इम्पिडेंस सेम होगा तो इसका मतलब हर फेज का जो रेजिस्टेंस है वो भी सेम होगा। हर फेज का क्या होगा, रेजिस्टेंस सेम है। अगर हर फेज का रेजिस्टेंस और इम्पिडेंस सेम है तो पावर फैक्टर डेफिनेटली सेम होगा, क्योंकि cos फाई बराबर होता है R/Z। ठीक है, R/Z। तो अगर R भी सबका सेम रहेगा, बैलेंस कंडीशन है तो R सेम रहेगा, बैलेंस कंडीशन है तो इम्पिडेंस सेम रहेगा। अगर इम्पिडेंस और रेजिस्टेंस दोनों सेम है तो इसका मतलब पावर फैक्टर ऑल्सो सेम। ठीक है, तो पावर फैक्टर भी आपका क्या होगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज आल्सो नोन एज। अब बताइए सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग को हम क्या जानते हैं और क्या किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन देखिए, नो लोडिंग, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस लोडिंग, या हाफ कैपेसिटी लोडिंग, या ज़ीरो लोडिंग। तो देखिए सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग, अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा भी सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग के बारे में, तो सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग को ही हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस लोडिंग बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग इज सेम एज कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस लोडिंग। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर हम इसको देखें तो इनका देखिए ट्रांसमिशन लाइन के सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग को अभिलक्षण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस लोडिंग के नाम से जाना जाता है। तो सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग यानी SIL बराबर होता क्या है, तो होता है VR² क्या होता है, ZC। ठीक है, अब देखिए इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल पावर ऑफ द लाइन। इस स्थिति में लाइन में जो हानि है वो कम होती है। यानी कि जब भी कोई ट्रांसमिशन लाइन सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग पर डिज़ाइन की जाती है तो उस कंडीशन में जो लॉसेस होती है, जैसे आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि आपकी लाइन ट्रांसमिशन जो लाइन है वो सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग पर डिज़ाइन की गई है, तो जब उस पर डिज़ाइन की गई है तो उसमें लॉसेस कितना होगा, तो उसमें लॉसेस बहुत कम होगा। उसमें लॉसेस क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि DC करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, यानी DC करंट जो है वो किसी कंडक्टर से कैसे फ्लो होती है। तो कंसंट्रेट टूवर्ड द सेंटर, कंसंट्रेट टूवर्ड द आउटर पेरिफेरी, डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म ओवर द क्रॉस सेक्शनल। अब देखिए DC और AC करंट में आपको अभी यहाँ से स्किन इफेक्ट भी पता चल जाएगा कि क्या है। ठीक है, क्योंकि DC जो होता है, देखिए अभी ध्यान से आप समझ जाइए कि जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारे पास
एक तो एक सप्लाई हम डीसी देते हैं, एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर जिसमें एसी देते हैं। तो आप देखेंगे डीसी में पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से करंट का फ्लो होगा, पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से, यानी पूरे ही सेक्शन से करंट का फ्लो होगा, यानी कहीं पे भी नॉन यूनिफॉर्म नहीं होगा। यहाँ पे यूनिफॉर्म करंट फ्लो होगी, यानी जहाँ पे आप डीसी यूज कर रहे हो यहाँ पे यूनिफॉर्म करंट, यानी हर एक सेक्शन से बराबर करंट फ्लो होगी। बट अगर आप देखो, अगर आप एसी की बात करो, ये क्या है, ये डीसी है, लेकिन आप एसी की बात करो तो जो आउटर पेरीफेरा है, आउटर, सिर्फ इसी पोर्शन से करंट का फ्लो ज़्यादा होगा। जैसे जैसे आप अंदर जाओगे करंट का फ्लो कम होता जाएगा, ठीक है। यानी एकदम बिल्कुल मिड वाले सेक्शन पे करंट का फ्लो होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा होगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका कम होगा। तो याद रखिएगा एसी कंडीशन में, यानी एसी सप्लाई के लिए, यानी एसी ट्रांसमिशन लाइन है तो उसमें स्किन इफेक्ट होता है। स्किन इफेक्ट का मतलब सिर्फ स्किन के ऊपर से करंट का फ्लो होना, ठीक है। यानी कि जो आउटर पोर्शन है, सिर्फ आउटर पोर्शन से ही करंट का फ्लो होना क्या कहलाता है, स्किन इफेक्ट। और ये जब हम कोई भी सप्लाई कौन सी देते हैं, एसी, और इसमें जो करंट का फ्लो होता है वो कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म। अब देखिए बाहर से करंट का फ्लो होना नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि जहाँ से करंट फ्लो हो रही वहाँ का रेजिस्टेंस क्या है, लो, रिएक्टेंस क्या है, हाई, ठीक। और इनर सेक्शन में क्या होता है, रेजिस्टेंस आपका, सॉरी यहाँ पे बाहर में रेजिस्टेंस कम होता है और अंदर का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। आप इतना याद रखो, ओके। तो अब देखिए जो इसका फोर्थ ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ओवर द क्रॉस सेक्शनल। तो करेक्ट आंसर यही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पूरे क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है करंट। तो देखिए कि एक चालक में बहने वाली डीसी धारा समान रूप से चालक के पूरे क्रॉस सेक्शनल में वितरित होती है, जबकि एसी धारा मतलब कि एसी कंडक्टर में क्रॉस सेक्शनल में असमान रूप से वितरित होती है। एसी धारा चालक की परिधि पर ज़्यादा तथा बीच में कम होती है, जिसमें चालक में स्किन इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये सब नॉर्मल सी बात, हमने ये सब बातें कर लिया है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज वोल्टेज स्वेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि व्हाट इज वोल्टेज स्वेल, कि वोल्टेज स्वेल क्या है। ऑप्शन को पढ़ते हैं ध्यान से, देखिए ध्यान से ऑप्शन को, डीप इन फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज फॉर फ्यू साइकिल, या डीप इन मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज फॉर फ्यू साइकिल्स, या राइज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज फॉर फ्यू साइकिल, राइज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज फॉर फ्यू साइकिल। तो क्या है, यानी वोल्टेज स्वेल, यानी वोल्टेज स्वेल क्या है कि जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है कुछ साइकिल के लिए क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। वोल्टेज स्वेल का मतलब क्या है, वोल्टेज स्वेल का मतलब क्या है कि जो कुछ फ्रीक्वेंसी के लिए, कुछ साइकिल के लिए क्या हो, वोल्टेज आपका बढ़ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज स्वेल बोलते हैं, ठीक है। देखिए यानी वोल्टेज स्वेल कुछ चक्रों के लिए वोल्टेज परिमाण में वृद्धि करता है। पावर सिस्टम में जब भारी लोड यानी हैवी लोड टर्न ऑफ किया जाता है तो वोल्टेज के मान में कुछ समय के लिए वृद्धि यानी मोमेंटरी इंक्रीज हो जाती, इसे ही वोल्टेज स्वेल कहा जाता है। अब देखिए वोल्टेज स्वेल से आपको क्या क्या पता चल गई कि वोल्टेज स्वेल का मतलब क्या है कि आपके पास कुछ चक्र यानी कुछ साइकिल में वोल्टेज का मान बढ़ जाना, कुछ साइकिल्स में वोल्टेज का मान बढ़ जाना। और ये कब होता है, जब किसी पावर सिस्टम में हैवी लोड लगा हो और उसको हम क्या कर रहे हो, टर्न ऑफ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, टर्न ऑफ कर रहे हो, तो उस समय वोल्टेज के मान में कुछ टाइम के लिए, ठीक है, कुछ टाइम के लिए क्या होता है, मतलब कि मोमेंटरी इंक्रीज आपका सब कुछ टाइम के लिए वोल्टेज का मान बढ़ जाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, वोल्टेज स्वेल कहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, वोल्टेज स्वेल कहते हैं, ओके। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि करंट इन ए ट्रांसमिशन लाइन अंडर नो लोड कंडीशन इज ड्यू टू। अब देखिए करंट जो फ्लो होती है ट्रांसमिशन लाइन में, नो लोड कंडीशन, कोई लोड नहीं लगा है, ठीक है। आप समझ सकते हो कि एक ट्रांसमिशन लाइन है, इधर आपका क्या है, नो लोड है, इधर से आपने वीएस दिया, इधर नो लोड है। तो जब नो लोड ही है तो ट्रांसमिशन लाइन में करंट कहाँ से फ्लो होती है, यानी कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है इसको देखो चार्जिंग करंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। चार्जिंग करंट को मतलब रिक्वायरमेंट होती है, तो ये चार्जिंग करंट मिलती कहाँ से आपको, तो आप देखेंगे कि इस जब भी हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन होती है तो वहाँ पे हमारे कैपेसिटर फॉर्म हो जाते हैं, और इस कैपेसिटर में आप देखोगे तो आपकी वोल्टेज के रूप में एनर्जी डेवलप मतलब कि स्टोर रहती है। तो जब कोई लोड नहीं रहता तो इसमें एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होती है जो कि लाइन को चार्ज करती रहती है, ठीक है।
इसमें एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होती रहती है जो कि लाइन को चार्ज करती रहती है। तो जो नो लोड पे यानी जब लोड ही नहीं लगा है तो उस कंडीशन में भी इस जो कैपेसिटर फॉर्म होता है इनके बीच में, उनके कारण कुछ ना कुछ करंट का फ्लो होना मतलब होता रहता है, जिसको हम चार्जिंग करंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नो लोड में जो करंट फ्लो होती है किसके कारण से होती है, तो होती है कैपेसिटेंस के इफेक्ट के कारण होती है। ठीक है, देखिए जब कोई भार ना होने की स्थिति में एक ट्रांसमिशन लाइन में धारा लाइन की धारिता के कारण होता है, यानी कैपेसिटेंस के कारण होता है। देखिए संचरण लाइन समांतर में चलती हैं जो संधारित्र की दो प्लेटें बनाती हैं और उनके बीच की वायर डाइलेक्ट्रिक माध्यम के रूप में कार्य करती है। निर्भार की अवस्था में लोड धारा का मान अति निम्न, अतः लाइन के माध्यम से केवल धारिता धारा प्रवाहित होती है जो नो लोड भार धारा से अधिक प्रभावी होती है, जिसको हम चार्जिंग करंट बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि जैसे ट्रांसमिशन लाइन है, ये पॉजिटिव वायर है, तो ये निगेटिव वायर है, तो ये दोनों एक प्लेट की तरह काम कर रहे हैं और बीच में जो एयर है ये किस तरह काम कर रही है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को काम कर दे रही है, जिससे एक कैपेसिटर फॉर्म हो जाता है और इस कैपेसिटर में वोल्टेज के रूप में एनर्जी स्टोर होती है, जिसके कारण जब नो लोड नहीं होता तो फिर इन चार्जिंग करंट फ्लो होती है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। तो द डैश रिएक्टिव पावर है क्या, फुल्ली लोडेड ओवरहेड एब्जॉर्ब एंड लाइटली लोडेड जनरेट। ठीक है, रिएक्टिव पावर के बारे में बताना है आपको, रिएक्टिव पावर है क्या। ठीक है, यानी फुल्ली लोडेड ओवरहेड एब्जॉर्ब एंड लाइटली लोडेड जनरेट। एंड नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है कि फुल्ली लोडेड एंड लाइटली लोडेड ओवरहेड लाइन जनरेट, फुल्ली लोडेड ओवरहेड लाइन जनरेट एंड लाइटली लोड एब्जॉर्ब। अब देखिए फुल लोडेड एंड लाइटली लोडेड ओवरहेड लाइन एब्जॉर्ब। अब देखिए समझिए ध्यान से, रिएक्टिव पावर के बारे में कह रहा है, तो रिएक्टिव पावर के बारे में आप समझिए कि रिएक्टिव पावर के बारे में आप कैसे एक्सप्लेन करें। अब देखिए अगर कोई फुल लोड लाइन है, फुल लोड लाइन, ध्यान समझिएगा, जब फुल लोड लाइन है तो उस समय ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा रिएक्टिव पावर को या फिर जनरेट करेगा। पहली चीज़ तो यही आप बताओ कि फुल लोड है, लाइन क्या है, ट्रांसमिशन जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है वो क्या है, फुल लोड है। ठीक है, वो क्या है, फुल लोड है। तो आपको बताना है कि जब फुल लोड है तो क्या होगा। अब देखिए जब आपके पास ट्रांसमिशन लाइन जो होगी अगर फुल लोडेड है, क्या है, फुल लोडेड है, तो ये फिर क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी कौन से पावर को, रिएक्टिव पावर को। अब लाइटली लोडेड है यानी कि बहुत कम लोड है उस पर, तो फिर ये क्या करेगी, जनरेट करती है किसको, रिएक्टिव पावर को। तो क्लियर है कि जब भी, वैसे भी आपको पता है कि जब फुल लोड है तो फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी करंट की। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके पास जो होगा, ठीक है, जिसको आप कहते हो रिएक्टिव पावर, तो रिएक्टिव पावर भी आपकी क्या होगी, वो आपकी एब्जॉर्ब होगी। एंड जब लाइट रहेगा तो जनरेट होगी, यानी कम लोड रहेगा तो। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। अब देखिए पावर सिस्टम में जो लोड जुड़े हों वो प्रायोगिक रूप से इंडक्टिव होते हैं। क्लियर है आपको, देखो लोड जितने भी जुड़े होते हैं वो कभी भी कैपेसिटिव नेचर के नहीं होते, वो हमेशा कैसे नेचर के होते हैं, इंडक्टिव नेचर के होते हैं। तो जब पावर सिस्टम पूर्ण लोड पर होता है तो रिएक्टिव पावर की मांग बढ़ जाती है। ध्यान समझ रहे हो ना, कोई भी लोड हो वो इंडक्टिव नेचर का होता है। अब अगर लोड की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, अगर फुल लोड पे है तो रिएक्टिव पावर की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस बढ़े हुए रिएक्टिव पावर को सप्लाई करने के लिए लोकल वीआर जनरेटर प्रयोग करते हैं। अतः पूर्ण भारित ओवरहेड लाइन रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करके स्थिरता प्रदान करती है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि जो फुल लोड लाइन होती है वो रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करके क्या करती है, स्टेबिलिटी प्रदान करती है ट्रांसमिशन लाइन को। सेकंड थिंग, जब पावर सिस्टम नो लोड या हल्की लोड पर प्रचालित होता है, ठीक है, जब नो लोड या फिर लोड ही नहीं, नो लोड पर प्रचालित हो तो लाइन कैपेसिटिव नेचर का हो जाता है। तो फिर लाइन कैसे नेचर की हो जाती है, कैपेसिटिव नेचर की। देखो मैंने वैसे भी आपको अभी बताया जस्ट कि जब भी लोड नहीं होता तो करंट का फ्लो किसके कारण होता है, कैपेसिटर के कारण होता है। यानी नेचर कैसा हो गया, कैपेसिटिव हो गया ना, क्योंकि लोड ही नहीं है। तो लोड नहीं है तो फिर नेचर कैसा हो जाएगा, कैपेसिटिव। अगर लोड वो नेचर कैपेसिटिव हो गया तो क्योंकि लाइन कैपेसिटिव चार्जिंग धारा ग्रहण करती है। अब लाइन क्या होती है, कैपेसिटिव, यानी चार्जिंग करंट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है ना, क्या करती है, तो इसलिए उस टाइम आपको जनरेट करती है। क्या करेगी, जनरेट करेगी। क्लियर हो गया। तो दोनों चीज़ आपको याद रखना है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एन एसी करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूट टेस्ट थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शनल एंड इज फ्रीक्वेंसी। अब देखिए संवाहक कंडक्टर में से पारित होने वाली एसी करंट पूर्ण क्रॉस सेक्शनल में। अब देखिए एसी यहाँ पे बस आपको समझना है कि एसी करंट बोल दिया है, आपको क्या बोला एसी करंट, आप इसमें कंफ्यूज मत रहिएगा, ठीक है, इस पर कंफ्यूज मत रहिएगा क्योंकि आपसे एसी बोल दिया है। तो एसी में आपको पता है कि क्या होता है कि जो करंट का फ्लो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म जहाँ जहाँ रहेगा वो उसी दोनों में से एक सही होगा। तो आप देखेंगे कि ये तो यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म वाला तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये डीसी रहता तो वहाँ पे यूनिफॉर्म की बात करते हैं, यहाँ एसी है तो हम यूनिफॉर्म की बात ही नहीं करेंगे। तो दो ऑप्शन आपके तो पहले ही कैंसिल हो गए। तो फिर उसके बाद बोला है कि फ्रीक्वेंसीज भी पूछ लिया कि उसकी आवृत्ति, अब जो करंट फ्लो हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी उस पर निर्भर करेगी कि नहीं करेगी। भाई जब एसी की बात हो रही है तो आप ध्यान समझ सकते हो कि एक तो करंट नॉन यूनिफॉर्म होगा तो चाहे ऑप्शन ए चाहे बी करेक्ट होगा, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी एक इंडिपेंडेंट है दूसरा डिपेंडेंट है। तो जब आपके पास एसी है, आपके पास इंडक्टर है, ठीक है, इंडक्टर है तो इंडक्टर क्या है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो बी सही होगा कि विदाउट डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी गलत होगा, ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ़ ट्रांसमिशन लाइन रिएक्टेंस एक्स एंड रेजिस्टेंस आर द फ्लो ऑफ रिएक्टिव पावर इज अप्रॉक्सीमेटली इंडिपेंडेंट ऑफ द रियल पावर। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि एक संचरण लाइन का प्रतिघात एक्स और प्रतिरोध आर है डैश, प्रतिक्रियाशील शक्ति का प्रवाह लगभग वास्तविक शक्ति से स्वतंत्र है। तो फिर किस कंडीशन में, ठीक है, यानी कि जो रिएक्टिव पावर है वो इंडिपेंडेंट है रियल पावर के फ्लो से, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट किस कंडीशन में होगा, जब एक्स डज नॉट इक्वल टू आर, या फिर एक्स इज ग्रेटर देन आर, या फिर एक्स इज इक्वल टू आर, या फिर एक्स इज लेस देन आर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप देखेंगे कि संचरण लाइन में एक्स इज ग्रेटर देन, दैट्स मीन ऑप्शन नंबर बी होने पर रिएक्टिव पावर रियल पावर से स्वतंत्र होता है। यानी कि जब आपका एक्स यानी रिएक्टेंस आपका ज़्यादा है, रेजिस्टेंस आपका कम है, तो रिएक्टिव पावर इज इंडिपेंडेंट ऑफ रियल पावर, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो रियल पावर है बेसिकली रेजिस्टेंस के कारण है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ही जब कम हो गया तो रियल पावर से वो क्या होगा, स्वतंत्र होगा, ओके। बट एक्स इज इक्वल टू आर लेस देन आर, देन रिएक्टिव पावर इज डिपेंडेंट ऑन रियल पावर, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ऐसा नहीं कि कंडीशन आप ना पता रखो। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसमिटिंग पावर एट हाई वोल्टेज रिक्वायर मोर। अब हाई वोल्टेज में हम क्या कर रहे हैं, पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी सबसे ज़्यादा, बताइए। ऑप्शन ए क्या है, मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट्स, ओके। फास्टर कंट्रोल फॉर मिनिमाइज द आर्किंग ऑफ कॉन्टेक्ट्स, लार्जर कंट्रोल फॉर मिनिमाइज द आर्किंग ऑफ कॉन्टेक्ट्स, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो सारे करेक्ट हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। और आप ध्यान से देखेंगे तो उच्च वोल्टता पर ट्रांसमिशन पावर के लिए जो उपकरण का संरक्षण या सुरक्षा होना चाहिए, संपर्क की आर्किंग यानी आर्किंग को न्यूनतम करने के लिए शीघ्र नियंत्रण भी होना चाहिए, संपर्क की आर्कन को न्यूनतम करने के लिए अधिक नियंत्रण आदि करना आवश्यक होता है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन जो आपके हैं करेक्ट हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन, तो ओवर हेड लाइन जनरली यूज्ड, तो ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो ओवर हेड लाइन में कौन सा यूज होता है, कॉपर कंडक्टर, एल्युमिनियम कंडक्टर, ACSR कंडक्टर, कौन सा होता है। तो इसको तो कोई भी बता सकता है आँख बंद करके कि ACSR कंडक्टर। बट ACSR का फुल फॉर्म क्या होता है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन है कि फॉर ओवरहेड लाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ सर्ज इम्पिडेंस इज क्लोज टू। अब देखिए ओवरहेड लाइन के लिए पूछ रहा है, ओवरहेड लाइन के लिए कि जो आपका सर्ज इम्पिडेंस है वो किसके बराबर होता है, 4 से 6 ओम की, 50 से 100, 400 से 600, 700 से 1000, तो कितना होता है, तो
400 से 600 ओम सर्ज इम्पीडेंस का मान जो होता है लगभग 400 से 600 ओम होता है। ठीक है, अब अगर आपसे कभी केबल का पूछा जाए तो याद करिएगा, आप केबल का कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितना होता है। एक बार यूपीपीसीएल जेईई में पूछा गया है कि केबल का जो सर्ज इम्पीडेंस होता है कितना होता है, तो प्लीज़ सब लोग कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को ज़रूर बताइए कि कितना होता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इट ZDC एंड ZSC। ठीक है, आर द इम्पीडेंस मेजर्ड एट द सेंडिंग इन with receiving in open circuit and short circuit respectively, then the surge impedance loading can also be defined as। अब ध्यान से देखिएगा कि जो ZDC है ये शॉर्ट सर्किट एक मतलब आपका क्या है कि एक ओपन सर्किट मेज़र किया गया है और एक आपका शॉर्ट सर्किट मेज़र किया गया है। तो जो कि मतलब रिसीविंग इन एंड आपका सेंडिंग इन दोनों साइड पे आपका मेज़र किया गया है। तो आपको बताना है कि सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए आप ध्यान से। तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ZC अंडर रूट ZC अपन मतलब जेड शॉर्ट सर्किट अपन ZDC, या फिर ZC बराबर अंडर रूट ZDC इंटू ZSC, या फिर ZC बराबर अंडर रूट ZDC अपन ZSC, या फिर डी है ZDC बराबर ZDC। ZC मतलब कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, दैट्स मीन सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग जिसको आप बोलते हो। ठीक है, इसको कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस लोडिंग भी बोला जाता है, इसलिए इसको हमेशा हम किससे डिनोट करते हैं, ZC से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए तो जो आपका यदि देखिए आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपका ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, यानी कि एक बार आप जब शॉर्ट सर्किट कर रहे हो तो शॉर्ट सर्किट में आपको मिनिमम मिलता है, ओपन सर्किट में आपको क्या मिलता है, इम्पीडेंस मैक्सिमम मिलता है। मिनिमम कब मिलता है, जब आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हो। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आपका इम्पीडेंस मिनिमम और ओपन सर्किट में आपका मैक्सिमम होता है। दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाता है, अंडर रूट। ध्यान सुनिएगा, अंडर रूट में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस मिल जाएगा, यानी सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग मिल जाएगी। ठीक है, जो कि आपको इस तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे, आप कहीं भी कुछ किए होंगे तो आपको ये पता होगा। इसलिए मैं बस ये समझ रहे कि रिवाइज की तरह वीडियो है जो कि आपके बहुत ही अच्छे कंटेंट और बहुत ही अच्छी वीडियोस देंगे हम, और उसमें आपके क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे लेवल के सारे हैं। ठीक है, चलिए ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर इन लार्ज ट्रांसमिशन लाइन रिजल्ट्स इन। अब देखिए ट्रांसमिशन लाइन में हम जो है ट्रांसपोजिशन करते हैं। ठीक है, पक्षांतरण जिसको हम बोलते हैं। तो ट्रांसपोजिशन करने से क्या होता है आप बताइए। सेम एवरेज कैपेसिटेंस फॉर वेरियस फेज ओवर द इंटायर लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एवरेजिंग इज वैलिड ओनली फॉर इंडक्टेंस एंड नॉट कैपेसिटेंस। सेम एवरेज इंडक्टेंस फॉर वेरियस फेजेज ओवर द इंटायर लेंथ ऑफ कंडक्टर। एंड फोर्थ ऑप्शन इज दैट अगर आप देखेंगे सेम एवरेज इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस फॉर वेरियस फेज ओवर द इंटायर लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यानी पूरे कंडक्टर में जब भी हम ट्रांसपोजिशन करते हैं, ध्यान सुनिएगा, जब भी हम किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का ट्रांसपोजिशन करते हैं तो पूरे लेंथ का यानी इंटायर लेंथ ऑफ द कंडक्टर या फिर ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है कि जो कैपेसिटेंस है वो भी सेम होता है और जो इंडक्टेंस है वो भी सेम होता है। देखिए जब भी हम ट्रांसपोजिशन करते हैं तो हम कैसे बनाते हैं, देखिए ट्रांसपोजिशन करेंगे तो कुछ इस तरीके का आप फिगर बनाएंगे। ठीक, और आप पाएंगे कि एक ट्रांसमिशन लाइन में आपको जो यल मिलेगा वो कॉमन रहेगा, एक ट्रांसमिशन लाइन में जो सी मिलेगा वो कॉमन रहेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो फिर देखिए लाइन का ट्रांसपोजिशन थ्री फेज के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक अनबैलेंस को दूर कर देता है। ध्यान से पढ़िएगा कि जो ट्रांसपोजिशन हम क्यों करते हैं और क्या हमको एडवांटेज मिलता है। तो ट्रांसपोजिशन से आपको क्या मिलेगा कि जो तीन फेज के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक अनबैलेंस है उससे वह दूर हो जाता है। दूसरा, ट्रांसपोजिशन करने से इंडक्टिव कपलिंग कम हो जाती है। क्या हो जाती है, इंडक्टिव कपलिंग कम हो जाती है। दूसरा, ट्रांसपोजिशन अरेंजमेंट रेडियो इंटरफ्रेंस को कम करता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रेडियो इंटरफ्रेंस को भी कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोजिशन करते हैं। ठीक है, रेडियो इंटरफ्रेंस को भी कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम ट्रांसपोजिशन करते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन देखिए क्या है कि दीर्घ संचरण लाइनों में चालक का पक्षांतरण से विभिन्न फेज के लिए समान
औसत प्रेरकत्व तथा धारिता पूरी लंबाई के चालक हेतु समान होता है। ठीक है, तो करेक्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर देखिए आप अगर थोड़ा सा भी पढ़े होंगे ना तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर थोड़ा भी आपने तैयारी किया है, आपको UPPCL जेईई या फिर UPCL जेईई उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का भी एग्ज़ाम देना है, और आप थोड़ा भी मतलब प्रिपेयर आप बहुत अच्छे तरीके से किए हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत ही आसानी से आप कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि सर्ज इम्पिडेंस ऑफ ए लॉन्ग लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन इज गिवन बाय। तो सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग अलग चीज़ है, सर्ज इम्पिडेंस अलग चीज़ है। ठीक है, तो देखिए जब भी कोई सर्ज इम्पिडेंस पे होता है तो उसमें कोई भी लॉसेस नहीं होता। हमने बात किया था अभी कि जब भी कोई लाइन ट्रांसमिशन लाइन सर्ज इम्पिडेंस पर डिज़ाइन किया गया है, जिससे उसका सर्ज इम्पिडेंस एक फिक्स होता है। लाइन की लंबाई चेंज करने से सर्ज इम्पिडेंस चेंज नहीं होता। अगर एक 10 किलोमीटर की लाइन है और उसका सर्ज इम्पिडेंस 50 है, 50 ओम, तो अगर उस ट्रांसमिशन लाइन को आप 100 किलोमीटर भी कर दोगे ना तब भी उसका सर्ज इम्पिडेंस कितना रहेगा, 10 ही रहेगा। ठीक है, जो भी मतलब बोला सेम ही रहेगा। तो जो सर्ज इम्पिडेंस है, सर्ज इम्पिडेंस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, Z0 = √L/C। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि ये फॉर्मूला ही है बस। ठीक है, देखिए एक लंबी हानि रही संचरण लाइन का सर्ज प्रतिबाधा, और हाँ ये जो फॉर्मूला है ये लॉसलेस है। कैसा है, लॉसलेस लाइन के लिए। कौन सी लाइन के लिए, लॉसलेस लाइन के लिए। जबकि हानि सहित संचरण लाइन का जो सर्ज इम्पिडेंस होता है वो कैसा होता है, √Z/Y। जेड क्या है आपका इम्पिडेंस, वाई क्या है आपका एडमिटेंस। पता है ना, क्लियर रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो लॉस अगर हो रहा है लाइन में तो फिर ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, लॉस नहीं हो रहा है तो फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपको हमेशा फोकस रहना कि कौन सा फॉर्मूला क्या पूछा है, लॉसलेस पूछा है तो फिर ये, विथ लॉस पूछा है तो फिर ये होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए ये देखिए LMRC AE इलेक्ट्रिकल में 2000 में पूछा गया है, 2016 में। तो फिर आप इसको आराम से कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछा क्या गया है, पहले ध्यान से देखिए। एक लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन हैविंग सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग ऑफ 2280 मेगावाट इज प्रोवाइडेड विथ ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सीरीज कैपेसिटर कंपनसेशन ऑफ 30%। देन सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग ऑफ द कंपनसेटेड ट्रांसमिशन लाइन विल बी। अब देखिए क्या है कि एक हानि रहित प्रेशर लाइन है, यानी हानि रहित यानी जिसमें लॉसेस नहीं है, लॉसलेस लाइन है। अगर लॉसलेस लाइन है तो फिर जो आपका सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग है उसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा, उसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, Z बराबर होता है √L/C। L/C होता है ना। तो फिर हमने इसमें बोला क्या है कि लाइन को 30% क्या कर दिया गया है, सीरीज कंपनसेशन प्रदान किया गया। 30% सीरीज कंपनसेशन आता है, लाइन का सीरीज इम्पीडेंस ओरिजिनल वैल्यू का 70% होगा। ठीक है, यानी इंडक्टेंस अगर आपका 1 है तो फिर जो लाइन का कैपेसिटेंस होगा वो तो सिर्फ 30% आपने कंपनसेट कर दिया ना, कंपनसेशन कर दिया ना, तो फिर आपके पास कितना होगा, 70% ही होगा। आप ध्यान समझ रहे हो ना कि अगर एक मान लो कि आपके पास 100% है, आपने 30% कंपनसेशन कर दिया तो आपके पास कितना परसेंट बचेगा, 70% ही तो बचेगा। तो उसी तरीके से जो जेड न्यू निकाला गया है, ठीक है, जो आपका सर्ज इम्पिडेंस निकला है वो कितना आ गया है, 0.836 आ गया है। ठीक है, जो आपका सर्ज इम्पिडेंस निकला है। फिर सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग के लिए जो फॉर्मूला आपका ने देखा है तो क्या होता है, सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग प्रोपोर्शनल 1/Z। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग बराबर क्या होता है, 1/Z। अब देखिए अगर आप देखेंगे कि एक सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग आपको कितना दे रखा था, 2280 मेगावाट दे रखा था पहले ही। दूसरा पूछा है तो बस आपको Z1 और Z2 के बारे में ही तो SIL, देखिए SIL जब आप निकालोगे तो क्या करते हैं हम कि हमें पता है कि SIL जो है वो क्या है, 1/Z1 कर लेंगे हम। ठीक है, 1/Z1। तो आप देखेंगे ठीक है कि एंटी प्रोपोर्शनल है तो फिर इसलिए SIL1/SIL2 करेंगे तो ये इधर क्या हो जाएगा, Z2/Z1। ठीक है, तो ये आपके सामने उसी तरीके का इंटरफेरेंस किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। तो SIL2 यानी सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग 2 जो हम निकालेंगे तो क्या होगा, यानी Z1 की वैल्यू तो एक आपके पास कितनी है,
एक आपके पास तो Z1 जो है वो तो 1% है ही है। दूसरा जो हम निकाले हैं जब हम कंपनसेशन किए हैं, एक बार जब कंपनसेशन नहीं किए थे तब तो एक था, लेकिन जब हम कंपनसेशन कर दिए हैं तो उसके बाद हमारे पास कितना आया है 0.836 आया है। ठीक है, ये आया है, फिर गुणे क्या कर देंगे 2280 कर देंगे। क्यों गुणे किए? क्योंकि SIL1 हमको पता था, जब ये इधर गया तो इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो मल्टीप्लाई हुआ तो 2280, और आप देखेंगे कि सब कुछ गुणा और मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2727 मेगावाट आ जाएगा। ठीक है, आपके पास इतना आ जाएगा, तो आपका यही करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, उसी के आसपास। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ द इंडक्टेंस ऑफ ए लाइन इंक्रीजेज ट्रांसमिशन कैपेसिटी विल बी, यानी इंडक्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यल इंक्रीज हो रहा है, तो फिर जो ट्रांसमिशन की कैपेसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, इंडिपेंडेंट ऑफ इंडक्टेंस। अब बताइए, आपको बताना है। अब आपने क्या किया है कि ट्रांसमिशन लाइन के इंडक्टेंस को इंक्रीज किया है, तो देखिए क्या होगा, जब भी यल इंक्रीज होगा तो कैपेसिटी कैसे बढ़ सकती, कैपेसिटी क्या होगी, घट जाएगी। यानी कि लाइन का प्रेरकत्व तो बढ़ा देने से पारेषण क्षमता यानी कि ट्रांसमिशन एफिशिएंसी घटती है। किसी भी प्रकार की संचार लाइनों से प्रेरकत्व के प्रभाव को नगण्य नहीं किया जा सकता। अब देखिए, यानी कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक, तो ट्रांसमिशन की जो कैपेसिटी है वो क्या होगी, लेस होगी, यानी ट्रांसमिशन क्षमता वो आपकी कम हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रकार की विद्युत प्लांट में कभी भी 100% लोड फैक्टर नहीं हो सकता। किस प्लांट में 100% लोड फैक्टर नहीं हो सकता, तो बताइए। ऑप्शन क्या है, बेस लोड, पीक लोड, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, किस में? तो ऑप्शन बी है, बी, यानी पीक लोड प्लांट। पीक लोड प्लांट में जो आपका मतलब कि लोड फैक्टर है वो कभी भी 100% नहीं हो सकता। क्यों? देखिए, पीक लोड प्लांट का लोड फैक्टर 100% नहीं हो सकता, क्योंकि पीक लोड पावर प्लांट की प्लांट कैपेसिटी अधिकतम मांग से ज़्यादा होती है। यानी पीक लोड पावर प्लांट की प्लांट कैपेसिटी जो मैक्सिमम डिमांड होती है उससे हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है। और आपको पता है कि मैक्सिमम डिमांड अपॉन प्लांट कैपेसिटी होता है लोड फैक्टर। तो जब भी आपके पास ये चीज़ होगी तो आप ये करोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फॉर ए जनरेटिंग स्टेशन डाइवर्सिटी फैक्टर इज ऑलवेज। तो जनरेटिंग स्टेशन के लिए जो डाइवर्सिटी फैक्टर है वो हमेशा क्या होता है, वैसे डाइवर्सिटी फैक्टर तो हमेशा मोर देन 1 ही होता है। ठीक है, यानी ग्रेटर देन 1 ही होगा हमेशा, क्या यही होता ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा, कभी भी इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आ जाए कहीं कभी पूछे तो आपका डाइवर्सिटी फैक्टर इज़ ऑलवेज मोर देन 1। ठीक है, तो जनरेटिंग स्टेशन के लिए विविधता गुणक का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। डाइवर्सिटी फैक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑफ सब अर्बन स्टेशन, यानी इंटायर ग्रुप। तो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप वैसे देखिए, जितने भी पावर सिस्टम में फैक्टर्स यूज करते हैं उन सबको पढ़ के जाइएगा, गलती मत कीजिएगा। सारे फैक्टर, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर, ठीक है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, जितने भी मतलब फैक्टर आते हैं पढ़ के जाइएगा, और सबकी वैल्यू किसकी 1 से ज़्यादा, किसकी 1 से कम, ये सब पढ़ के जाइएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, और मैक्सिमम टाइम आता था पहले, अब भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं कि नहीं आएगा, आ सकता है। ठीक है, इसलिए सब चीज़ें आप पढ़ के जाइएगा एकदम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज लोड फैक्टर व्हेन पीक डिमांड इज 436 किलोवाट, टोटल एनर्जी यूज इन 57,200 किलोवाट आवर एंड द नंबर ऑफ डेज इन बिलिंग साइकिल इज 30 डेज। अब देखिए क्या है कि जब शीर्ष मांग 436 किलोवाट हो, कुल ऊर्जा उपयोग 57,200 किलोवाट घंटा हो और बिलिंग चक्र 30 दिनों का हो, तो प्रतिशत लोड फैक्टर बताएं। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है एवरेज लोड फैक्टर। एवरेज लोड फैक्टर यानी आपसे लोड फैक्टर पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, लोड फैक्टर पूछ रहा है, तो आपको लोड फैक्टर बताना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें दे रखा है वो, तो शीर्ष मांग यानी कि जो पीक डिमांड है वो कितना है, 436 किलोवाट। एवरेज लोड क्या होता है कि आपने 24 घंटे में कितना किलोवाट यूज किया।
तो देखिए, तो एवरेज लोड आप निकालोगे तो किलोवाट आपने कितना यूज किया है, किलोवाट घंटा, तो आप देखेंगे कि 57,208 किलोवाट घंटा हमने यूज किया। कितने, मतलब 30 दिनों में हमने इतना इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो जैसे ही आप निकालोगे तो आपका एवरेज लोड जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 79.44 किलोवाट आवर। यानी एक दिन में आपने कितना यूज किया है, 79.44 किलोवाट आवर आपने यूज किया है। अब लोड फैक्टर होता क्या है, लोड फैक्टर आपका होता है एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड इंटू 100। तो आपको देखिए यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस क्वेश्चन आसान है। आपको दिया है क्या कि ये एवरेज लोड आपको दे रखा है कि इतना कुल आप पूरे महीने में 30 दिन में आप इतना इस्तेमाल करते हो, तो एवरेज लोड कितना हो गया, एक दिन का कितना हो गया, 79.44 किलोवाट आवर। तो आप जैसे ही निकालोगे एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, तो मैक्सिमम डिमांड तो आपको पहले ही कितना दे रखा है, 436 किलोवाट। ठीक है, 436 किलोवाट, और जो एवरेज लोड आ गया वो 79.44 आ गया। तो बस आपको कुछ करना नहीं है, बस अब आपको इसको क्या करना है, डिवाइड कर लेना 436 से। आप देखेंगे कि 18.22% आ जाएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखो यहाँ से जहाँ से लोड फैक्टर से क्वेश्चन आते हैं ना, तो बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आपको फॉर्मूला ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं इस पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इन इंडिया टीओडी टैरिफ इज अप्लाइड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंज्यूमर। यानी टीओडी टैरिफ किस कंज्यूमर के लिए अप्लाई की जाती है, रेजिडेंशियल के लिए, कमर्शियल, शॉप, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, किसके लिए। तो टाइम ऑफ डे, टीओडी मतलब टाइम ऑफ डे जो टैरिफ होती है सामान्यतः किसके लिए होती है, आपकी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के लिए होती है। याद रखिएगा, टीओडी टैरिफ यानी टाइम ऑफ द डे जो टैरिफ है वो किसके लिए होती है, तो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के लिए होती है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है कि द टू पार्ट टैरिफ इज यूज्ड फॉर। अब टू पार्ट टैरिफ किस कंज्यूमर के लिए यूज की जाती है, एग्रीकल्चर, कमर्शियल, डोमेस्टिक या फिर इंडस्ट्रियल, किसके लिए होती है। तो अगर आप देखेंगे कि टू पार्ट टैरिफ, देखिए ध्यान से कि टू पार्ट टैरिफ का प्रयोग मध्यम औद्योगिक उपयोग के लिए किया जाता है, यानी इंडस्ट्रियल के लिए इसको भी हम यूज करते हैं टू पार्ट टैरिफ को। इसके दो भागों में अलग अलग बांटा जाता है। इसका प्रथम भाग जो नियत यानी फिक्स चार्ज होता है, अधिकतम मांग पर निर्भर करता है। जो इसको हम दो भाग में डिवाइड करके अप्लाई करते हैं। एक तो पहला फिक्स चार्ज होता है जो कि किस पर डिपेंड करता है, मैक्सिमम डिमांड पर निर्भर करता है कि आपका मैक्सिमम डिमांड कितना है, उस हिसाब से आपका फिक्स चार्ज रखा जाएगा। तथा दूसरा भार जो होता है वो रनिंग चार्ज होता है, जो कि कुल उपयोगिता विद्युत ऊर्जा के समानुपाती होता है। आपने कुल कितना यूज किया है वो उस पर डिपेंड करेगा आपका रनिंग चार्ज। एक तो फिक्स चार्ज, एक रनिंग चार्ज। जो फिक्स चार्ज है वो किस पर, वो मैक्सिमम डिमांड पर, दूसरा किस पर, आपने पूरे महीने में कितना यूज किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि टोटल चार्ज इक्वल टू जो होगा ए इंटू किलोवाट प्लस बी इंटू किलोवाट आवर में। ठीक है, तो ये जो है अधिकतम मांग के प्रत्येक किलोवाट पर प्रभाव रुपयों में होगा, दूसरा बी व्यय की गई यूनिटों के प्रत्येक किलोवाट आवर पर प्रभार। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। चलिए, तो हम अब देख लेते हैं थोड़ा सा उसके क्वेश्चन आपके प्रोटेक्शन के। ठीक है ब्रो। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कुछ प्रोटेक्शन के क्वेश्चन। देखिए, जो पावर सिस्टम है, पावर सिस्टम में आपके ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन तो आते ही हैं, साथ साथ में प्रोटेक्शन से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए हम दो लेके चल रहे हैं कि एक में 25-30 क्वेश्चन रहेगा, इसलिए दो वीडियो है, दो वीडियो को हम जोड़ के लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही करके आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, ताकि आपको ज़्यादा टाइम में एक वीडियो अपलोड करने से अच्छा है कि मैं दो वीडियो को जोड़ के इकट्ठे अपलोड कर दूँ। ठीक है, ओके। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि द apparatus यूज्ड फॉर स्विचिंग, कंट्रोलिंग एंड प्रोटेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इक्विपमेंट्स। अब देखिए, यानी बिजली के सर्किटों और उपकरणों को स्विचिंग, नियंत्रण और सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है, स्विच गियर कहलाता है। ये तो सिंपल सी बात है, ये हम शुरू में ही पढ़ते हैं। डिप्लोमा में जाओगे तो आप शुरू में यही सब चीज़ें पढ़ते हो कि किसी भी सर्किट में स्विचिंग, नियंत्रण और सुरक्षा के लिए जो हम यूज करेंगे वो क्या होगा, आपका स्विच गियर होगा। और स्विच गियर में हमारा क्या क्या आएगा, स्विच गियर में पैनल बोर्ड या स्विच बोर्ड पर स्थापित एक सम्मिलित युक्ति है जो प्रणाली को कंट्रोल, मेजरमेंट, प्रोटेक्शन आदि देती है, जैसे सीबी, पैनल बोर्ड, फ्यूज, वोल्टेज रेगुलेटर, एमीटर, वोल्टमीटर आदि। तो आपका स्विच गियर क्या है, ये नॉर्मल सी बात है, आप समझ सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ए थर्मल प्रोटेक्शन स्विच कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट।
अब देखिए थर्मल प्रोटेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि थर्मल प्रोटेक्शन है क्या। तो देखिए थर्मल प्रोटेक्शन किसके लिए होता है, नन ऑफ दिस, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, टेम्परेचर, किसके लिए होता है, तो ये होता है ओवरलोड के लिए। यानी ओवरलोड के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं थर्मल स्विच का। देखिए एक थर्मल सुरक्षा स्विच ओवरलोड के विरुद्ध सुरक्षा करता है। इसका प्रयोग मोटर को ओवरलोड से बचाने के लिए किया जाता है। यानी जो थर्मल प्रोटेक्शन है मोटर को ओवरलोड से बचाने के लिए किया जाता है, और ओवरलोड के लिए सुरक्षा सिस्टम सभी प्रकार के उपकरणों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अब देखिए क्या है कि इसेंशियल फीचर ऑफ स्विच गियर। स्विच गियर की इसेंशियल फीचर क्या है, एब्सोल्यूट सर्टेन डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल विशिष्ट भेदभाव, सभी विकल्प, कंप्लीट रिलायबिलिटी, क्विक ऑपरेशन। तो ये तीनों ही सही है, आप देख के ही पता कर सकते हो कि जो स्विच गियर होगा वो हमारा रिलायबल भी होना चाहिए, ठीक है, उसका ऑपरेशन भी थोड़ा जल्दी यानी क्विक ऑपरेशन होना चाहिए, और वो क्या हो, बिल्कुल विशिष्ट भेदभाव वाला हो। ओके, तो करेक्ट आपका तीनों होगा। और आप हमेशा याद रखिएगा कि आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि सिलेक्टिविटी, जो स्विच गियर है उसकी सिलेक्टिविटी क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। यानी कि जब भी उसमें फॉल्ट आए तो आपने ऐसा सिलेक्ट करो कि वो अपने फॉल्ट को जज कर सके। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा सिलेक्ट किया वो फॉल्ट को ही नहीं जज कर पा रहा है, तो फिर उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। रिलायबिलिटी होनी चाहिए कि फॉल्ट आए तो पक्का ये क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर है तो सर्किट को ब्रेक करेगा ही करेगा, यानी विश्वसनीय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चले कि ब्रेक फॉल्ट आ रहा है, सर्किट ब्रेकर टैप ही नहीं हुआ, तो फिर ये क्या विश्वसनीय हुआ। तो ये सब चीज़ें हम थोड़ा सा लेके चलते हैं प्रिकॉशन, ये सब चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक कंडक्टर कॉइल, एक कॉन्ट्रैक्टर कॉइल इज डिजाइन फॉर 220 वोल्ट डीसी, व्हाट हैपन इफ कनेक्ट टू 220 वोल्ट एसी। अब देखिए एक कंडक्टर कॉइल है जिसको आपने 220 वोल्ट डीसी के लिए डिज़ाइन किया था, अब उसमें आपने 220 वोल्ट एसी दे दिया, तो फिर क्या होगा। ये टू लार्ज करंट इज ड्रॉन बाय द कॉइल एंड इट इज डिस्ट्रॉयड। ये टू स्मॉल करंट इज ड्रॉन बाय द कॉइल एंड द ऑपरेशन ऑफ द कंडक्टर इज नो लॉन्गर सर्टेन। ध्यान से देखिएगा, सी ऑप्शन क्या है, द परमानेंट मैग्नेट ऑफ द मैग्नेटिक सिस्टम इज डीमैग्नेटाइज, द कॉइल इंसुलेशन इज क्विकली डैमेज्ड बाय द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट है, क्या है कि ए टू स्मॉल करंट इज ड्रॉन बाय द कॉइल एंड द ऑपरेशन ऑफ द कंडक्टर इज नो लॉन्गर सर्टेन। यानी बहुत कम करंट प्रवाहित होगा और कंडक्टर का प्रचालन अधिक समय तक निश्चित नहीं रहेगा। ठीक है, यानी आपने डीसी के लिए जितना 220 वोल्ट के लिए डिज़ाइन किया था, आपने 220 वोल्ट क्या दे दिया, एसी दे दिया, तो क्या होगा कि जो पहली बात तो करंट उससे फ्लो होगा लेकिन बहुत कम फ्लो होगा, और जो कंडक्टर का प्रचालन है वो अधिक समय तक निश्चित नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए कैसे, ये कंडक्टर कॉइल को 220 वोल्ट डीसी के लिए डिज़ाइन किया गया है। यदि इसके साथ 220 वोल्ट एसी जोड़ दिया जाए तो कॉइल में प्रेरकत्व प्रतिघात होने के कारण वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो कॉइल है उसमें क्या होता है, उसमें इंडक्टेंस है। अब इंडक्टेंस है तो इसका मतलब कि आपके पास क्या है, रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका क्या हो गया, अब ये बढ़ गया, डीसी में नहीं होता है। ठीक है, अब इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाने से क्या होगा कि आपका जेड बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जेड बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जब डीसी था तो ये वाली वैल्यू 0 हो गई थी, तो फिर जेड बराबर क्या था, आर ही था बस। लेकिन एसी में आपके पास ए होगा यानी जेड होगा, तो आपका जेड बढ़ गया। जब जेड बढ़ गया तो ड्रॉप बढ़ जाएगा, यानी आई जेड। ड्रॉप क्या होगा, एसी सर्किट में आई जेड होता है ना, तो आई जेड बढ़ गया तो ड्रॉप बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाए जिससे बहुत कम धारा प्रवाहित होगी, यानी कि जेड बढ़ गया। यानी जेड बढ़ने का मतलब क्या, इम्पीडेंस बढ़ना, इम्पीडेंस का बढ़ना मतलब करंट का घटना। ठीक है, इम्पीडेंस का बढ़ना मतलब करंट का घटना ना होगा, और कंडक्टर का प्रचालन अधिक समय तक निश्चित नहीं रहेगा, जो कि आप देख सकते हो, धारा का मान कम हो जाएगा। सो सब चीज़ें ये आप समझ गए होंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि द रिकवरी वोल्टेज दैट अपीयर अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर कंटेक्ट विल बी मैक्सिमम फॉर द पावर फैक्टर ऑफ। देखिए परिपथ यानी कि जो रिकवरी वोल्टेज है सर्किट ब्रेकर के पास जो दिखाई देता है कब मैक्सिमम होगा, यानी पावर फैक्टर उसका कब मैक्सिमम होगा। देखिए अब ध्यान से देखिए, रिकवरी आरएमएस वोल्टेज इज वैल्यू, जो रिकवरी आरएमएस वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2em साइन थीटा। 2em साइन थीटा, फिर थीटा क्या है, पावर फैक्टर एंगल है। तो रिकवरी वोल्टेज आरएमएस विल बी मैक्सिमम फॉर थीटा बराबर 90 डिग्री,
तो पावर फैक्टर कितना होता है cos फाई, पावर फैक्टर कितना होता है cos फाई, तो cos फाई के लिए फाई की वैल्यू कितना आई है 90 ना। अब देखिए कैसे आई, क्योंकि आपको रिकवरी वोल्टेज की वैल्यू पता होनी चाहिए, कितनी होती है VRMS बराबर 2EM साइन थीटा, 2EM साइन थीटा। और ये जो थीटा है ये क्या है, ये पावर फैक्टर एंगल है। अगर एंगल आपको पता चल गया, अब कह रहा है कि मैक्सिमम पावर के लिए वो मैक्सिमम कब होगा, पावर फैक्टर मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम के लिए तो साइन थीटा बराबर 1 होना चाहिए। तो साइन थीटा बराबर 1, इसका मतलब थीटा बराबर कितना 90 डिग्री, तो कॉस थीटा कितना होगा 0। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एन आइसोलेटर ऑपरेट्स अंडर। अब आइसोलेटर कब आपका ऑपरेट होता है, तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। नो लोड कंडीशन, फुल लोड कंडीशन, हाफ लोड कंडीशन, फॉल्ट कंडीशन। तो आइसोलेटर बेसिकली सर्किट को आइसोलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसका इस्तेमाल हम करते हैं जब उस पर कोई भी लोड ना लगा हो, यानी नो लोड कंडीशन में। किस कंडीशन में, नो लोड कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और आइसोलेटर जो सर्किट को आइसोलेट करता है, तो उस सर्किट में कोई ना कोई करंट फ्लो होती है। कभी पूछे तो कौन सी करंट फ्लो होती है, तो आपको बताना है कि चार्जिंग करंट फ्लो होती है। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि आइसोलेटर किसके लिए यूज करते हैं, तो आपको बताना है कि आइसोलेटर यूज्ड फॉर चार्जिंग करंट, यानी कि आइसोलेट द चार्जिंग करंट, यानी चार्जिंग करंट के सेक्शन को अलग करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आइसोलेटर का इस्तेमाल करते हैं। यानी नो लोड कंडीशन में हम आइसोलेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि चार्जिंग करंट कब फ्लो होती है, नो लोड कंडीशन में। तो नो लोड कंडीशन में चार्जिंग करंट फ्लो हो रही है, तो इस चार्जिंग कंडीशन मतलब चार्जिंग करंट को हटाने के लिए, यानी आइसोलेट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आइसोलेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि इफ ए सर्किट हैज़ टू स्विच बिटवीन टू पावर सोर्स देन विच टाइप ऑफ स्विच इज रिक्वायर्ड। देखिए यदि एक सर्किट को दो पावर सोर्स के बीच स्विच करना है, तो किस प्रकार के स्विच की आवश्यकता होगी, SPST, DPST, DPDT, ऑल ऑफ दीज, क्या होगा। देखिए जब एक सर्किट को दो स्रोत के बीच स्विच करना हो, जब एक सर्किट को दो स्रोत के बीच में मतलब लगाना हो, तो दो पोल दो थ्रो, यानी कि डबल पोल डबल थ्रो स्विच की आवश्यकता होती है, DPDT की आवश्यकता होती है। देखिए यह स्विच दो सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच के बराबर होता है। इसका मतलब है कि दो अलग अलग सर्किट, प्रत्येक सर्किट के दो इनपुट को दो आउटपुट में से एक से जोड़ना है। स्विच पोजीशन तरीके की संख्या को नियंत्रित करती है और दो संपर्कों से प्रत्येक संपर्क को राउटेड किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए बढ़िया क्वेश्चन है कि आउटडोर स्विच गियर इज जनरली यूज्ड फॉर वोल्टेज बियॉन्ड, यानी कि आमतौर से आउटडोर स्विच गियर की वोल्टेज मतलब कि कितने वोल्टेज से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो आउटडोर के लिए पूछ रहा है, तो आउटडोर के लिए जो होता है वो 66 kV होता है। कितना होता है 66 kV आउटडोर के लिए। तो आमतौर से आउटडोर स्विच गियर 66 kV से ज़्यादा वोल्टेज के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वैद्युत पदार्थ प्रणाली में स्विच गियर पैनल बोर्ड या स्विच बोर्ड पर प्रतिस्थापित एक सम्मिलित युक्ति है जो प्रणाली को नियंत्रण, नियमन, मापन तथा संरक्षण प्रदान करती है। ध्यान से देखेंगे आप कि आमतौर से आउटडोर स्विच गियर यानी 66 kV से ज़्यादा वोल्टा के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी आउटडोर जो होगा वो कितना 66 kV से ज़्यादा के लिए। अब यानी 66 kV के लिए जो होगा वो क्या होगा, इंडोर होगा। कैसा होगा, इंडोर टाइप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर आयल स्विच यूज्ड फॉर, यानी आयल स्विच का प्रयोग किस में किया जाता है, लो करंट सर्किट, लो वोल्टेज सर्किट, हाई वोल्टेज एंड लार्ज करंट सर्किट, लो करंट सप्लाई, किसमें हम करते हैं। व्हाट आर यू मतलब आयल स्विचेस, आयल स्विच का इस्तेमाल हम किस में करते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो आयल स्विच का इस्तेमाल जो हम करते हैं सी, यानी कि उच्च वोल्टेज और लार्ज करंट परिपथ के लिए किया जाता है। आयल सर्किट ब्रेकर का वोल्टेज मतलब यूज कहाँ पे होता है, हाई वोल्टेज एंड लार्ज करंट के लिए, क्योंकि जब हाई लोड होता है तो आयल स्विच होने से स्पार्क होने की संभावना को यह ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, हाई वोल्टेज और लार्ज करंट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट 1 देखिए, स्विचिंग ऑफ ए लैम्प इन ए हाउस प्रोड्यूस नॉइज इन रेडियो। स्टेटमेंट 2, स्विचिंग ऑपरेशन प्रोड्यूस आर कंटेक्ट अक्रॉस सेपरेटिंग कंटेक्ट्स, यानी एक भवन में लैंप का स्विच ऑन करने पर रेडियो पर ध्वनि उत्पन्न होती है। दूसरा, स्विच के संचालन से पृथक संपर्कों में चाप संपर्क उत्पन्न होता है।
अब देखिए विच कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो आपका करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट आपका देखिए दोनों है, यानी बोथ 1 and are 2 करेक्ट एंड 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। अब देखिए क्या है, जो कि एक भवन में लैंप का स्विच ऑन करने पर रेडियो पर ध्वनि उत्पन्न होती है। स्विच के संचालन से पृथक संपर्कों में चाप संपर्क उत्पन्न होता है। तो पहला जो है करेक्ट है, यानी दोनों करेक्ट है, और दूसरा जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, पहले का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर बिकॉज। तो इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग बहुत पॉपुलर हो रही है किसके कारण, नॉइजलेस ऑपरेशन, लॉन्ग लाइफ, स्मॉलर साइज एंड वेट, ऑल ऑफ द अबव। तो सारे के सारे करेक्ट हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग है वो सबसे ज़्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि इसमें नॉइजलेस ऑपरेशन है, लॉन्ग लाइफ है इसकी, स्मॉल साइज है, वेट भी इसका कम है, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हम स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ऐसे इंपॉर्टेंट MCQ लेके आएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ज़रूर ना भूलें। और हाँ, इस बुक का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो।